नमस्कार दोस्तों, विहंगम दर्शनम पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स। ये कहानी प्रसिद्ध लेखक लियो टोल्स्टॉय द्वारा लिखित है। व्लादिमीर नामक राज्य में इवान डिमिट्रिक ओक्सिओनोव नामक एक युवा व्यापारी रहता था। उस राज्य में उसकी 2 दुकानें और एक मकान था। इवान एक बहुत ही सुंदर घुंघराले बालों वाला लड़का था। मौज मस्ती करना और गाने का वह बहुत ही शौकीन था। युवा अवस्था के प्रारंभिक दिनों में वह मदिरापान किया करता था, लेकिन अपने विवाह के बाद उसने मदिरापान करना लगभग छोड़ ही दिया था। गर्मियों के दिनों की बात है। इवान ने व्यापार करने हेतु निजनी मेले में जाने का विचार किया। उसने सोचा मेले में वस्तुएं बेचकर वह अच्छा लाभ कमा लेगा। जिस दिन वह यात्रा के लिए निकलने लगा, उसकी पत्नी ने आशंकित होकर इवान से कहा, मैंने एक बहुत ही बुरा स्वप्न देखा है। मैंने देखा कि जब आप लौटकर आए तो आपके सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। यह एक बहुत बड़ा अपशकुन है, इसलिए आप आज अपनी यात्रा प्रारंभ न करें। स्वप्न की बात सुनकर इवान को हंसी आ गई। उसने अपनी पत्नी को आश्वस्त करते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही सकुशल वापस आऊँगा। इवान ने अपनी यात्रा शुरू की। जब वह आधी दूर का सफ़र तय कर चुका था, तब उसकी मुलाकात एक अन्य व्यापारी से हुई। इवान उस व्यापारी को पहले से ही जानता था। दोनों दोस्तों ने एक ही सराय में रात का बसेरा किया। साथ में खाना खाने और गप्पे लगाने के बाद दोनों अपने अपने कमरों में सोने चले गए। पूरी यात्रा के दौरान इवान रात्रि में जल्दी सो जाता था और सुबह जल्दी निकल पड़ता। इस बार भी उसने यही किया। सराय के मालिक को भुगतान कर वह सूर्योदय से पहले ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। 25 मील की यात्रा करने के पश्चात उसका काफिला विश्राम करने के लिए रुका। इवान भी भोजन करने के बाद वह वहां के एक शांत कोने में बैठकर गिटार बजाने लगा। तभी अचानक वहां एक पुलिस अधिकारी अपने कुछ सिपाहियों के साथ आ पहुंचा। वह ओक्सिओनोव के पास आया और उससे सवाल जवाब करने लगा। ओक्सिओनोव अधिकारी के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिए जा रहा था, परंतु उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उससे ये सब प्रश्न क्यों किए जा रहे हैं। अधिकारी उससे प्रश्न पूछता रहा कि वह रात को कहाँ रुका था, किसके साथ था, तुमने अपने साथी व्यापारी को सुबह देखा या नहीं, तुमने वह सराय इतनी जल्दी क्यों छोड़ दी। ओक्सिओनोव हैरान परेशान सा अधिकारी के सभी प्रश्नों के उत्तर देता गया। अंत में उसने पूछा कि उससे इस प्रकार के प्रश्न क्यों किए जा रहे हैं। क्या वह कोई चोर, उचक्का या लुटेरा है? मैं तो व्यापार करने के लिए निकला हूँ, इस तरह से मुझसे प्रश्न क्यों किए जा रहे हैं। तब अधिकारी ने बताया कि वह उस जिले का पुलिस अधिकारी है। वह ओक्सिओनोव से प्रश्न इसलिए कर रहा है क्योंकि रात में ओक्सिओनोव जिस व्यापारी के साथ ठहरा था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। किसी ने उसकी हत्या कर दी है। हम लोग तुम्हारे सामान की तलाशी लेना चाहते हैं। ऐसा कहकर उसने अपने सैनिकों को ओक्सिओनोव के सामानों की तलाशी लेने को कहा। सैनिकों ने सामान टटोला तो उसमें से रक्त से सना हुआ चाकू बाहर निकला। यह देखकर ओक्सिओनोव हक्का बक्का रह गया। उसके गले से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। तब उस पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस व्यापारी की हत्या हुई है, उसे रात को ओक्सिओनोव के साथ ही देखा गया था। रात को दरवाजा भी अंदर से बंद था। हथियार भी ओक्सिओनोव के सामान से ही बरामद हुआ है। इस सब के अतिरिक्त खुद ओक्सिओनोव के चेहरे के हाव भाव भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। ये सब बातें उसे दोषी साबित करती हैं। अधिकारी ने गुस्से में कड़कते हुए ओक्सिओनोव से पूछा, बताओ तुमने उस व्यापारी की हत्या क्यों और कैसे की? उसका कितना धन चुराया? ओक्सिओनोव गिड़गिड़ाता हुआ बोला कि वह निर्दोष है। रात्रि के भोजन करने के कुछ देर बाद वह सोने चला गया था। उसके बाद वे दोनों नहीं मिले और जो धन उसके पास है वे 8000 रूबल उसके स्वयं के हैं। वह चाकू भी उसका नहीं है। पर यह सब कहते कहते उसकी आवाज़ टूटने लगी। चेहरा पीला पड़ गया, जैसे कि वह सच में ही दोषी हो। पुलिस अधिकारी ने अपने सैनिकों को ओक्सिओनोव को बंदी बनाने का आदेश दिया। ओक्सिओनोव को जंजीर से बांधकर एक गाड़ी में बिठा दिया गया। उसका सारा सामान भी उससे छीन लिया गया। पास के एक शहर के जेल में उसे बंदी बनाकर डाल दिया गया। उसके शहर व्लादिमीर में उसके चरित्र के बारे में पूछताछ की गई। वहाँ के स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि अपनी युवा अवस्था के प्रारंभिक दिनों में ओक्सिओनोव मदिरापान किया करता था, परंतु बाद में उसने ये छोड़ दिया है और एक नेक आदमी बन गया। बाद में ओक्सिओनोव पर मुकदमा चला। सबूतों के अभाव में उसे रयाजान के उस व्यापारी की हत्या और 20,000 रूबल चुराने का दोषी मान लिया गया।
जब ओक्सिओनो की पत्नी को ये सब पता चला तो एकाएक उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसके बच्चे अभी बहुत छोटे थे। उन सभी को लेकर वह अपने पति से मिलने जेल पहुंची। वहां उसे पहले तो ओक्सिओनो से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, परंतु बहुत गिड़गिड़ाने पर उसे अपने पति से मिलने ले जाया गया। अपने पति को कैदियों वाले वस्त्र पहने और चोर डाकुओं के साथ जेल में कैद देखकर वह अपनी सुध-बुध खो बैठी। काफ़ी देर बाद उसे होश आया। तब वह अपने पति के पास आई और उससे सारी घटना के बारे में पूछा। ओक्सिओनो ने उसे सारी घटना बताई। वे दोनों ही इस स्थिति से बहुत ही चिंतित थे। उन्होंने जार के सामने न्याय के लिए अपील करने का निश्चय किया, लेकिन वहां उनकी अपील खारिज हो गई। ओक्सिओनो इससे बहुत ही निराश हो गया। उसकी पत्नी ने उससे उस बुरे स्वप्न के बारे में कहा। वह अपने पति से बोली कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, उसी का ये परिणाम है। तुम मुझे सच बताओ कि क्या तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने उस व्यापारी की हत्या की है। ये सुनकर ओक्सिओनो बोला, क्या तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं? यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। इतने में ही एक सिपाही आया और ओक्सिओनो की पत्नी और उसके बच्चों को वहां से जाने के लिए कहा। यह आखिरी बार था जब ओक्सिओनो ने अपने परिवार वालों को देखा और उन्हें अलविदा कहा। जब वे लोग वहां से चले गए तब ओक्सिओनो को वे सारी बातें याद आने लगी, और जब उसे ध्यान आया कि उसकी पत्नी भी उसे दोषी समझती है, तब वह स्वयं से बोला, ऐसा लगता है जैसे कि सिर्फ भगवान ही जानता है कि सच क्या है। सिर्फ उसी के सामने हमें अपील करनी चाहिए, सिर्फ वही हम पर दया करेगा। फिर ओक्सिओनो ने कहीं भी न्याय के लिए अपील नहीं की। उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी और भगवान में ध्यान लगा लिया। ओक्सिओनो को अन्य कैदियों के साथ खान में कार्य करने के लिए भेज दिया गया। कुछ समय बाद उसे अपनी सजा काटने के लिए साइबेरिया स्थानांतरित कर दिया गया। लगभग 26 वर्षों तक उसने साइबेरिया में अन्य कैदियों के साथ जीवन गुजारा। उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद हो गए थे, दाढ़ी बढ़ गई थी। उसका सारा जोश और उत्साह ठंडा पड़ चुका था। वह अन्य कैदियों से बहुत ही कम बोलता, धीरे धीरे चलता और अपना अधिकांश समय भगवान को याद करने में व्यतीत करता रहता। जेल में रहते हुए उसने जूते बनाने का कार्य सीखा। उनसे हुई आय से उसने दी लाइव्स ऑफ द सेंट्स नामक पुस्तक खरीदी। जेल में जब भी पर्याप्त रोशनी उपलब्ध होती तब वह उस पुस्तक को पढ़ता। प्रत्येक रविवार को जेल के चर्च में वह समूह प्रार्थना में भाग लेता और प्रार्थनाएं भी गाता। उसकी आवाज़ में अभी तक मिठास बाकी थी। जेल के अधिकारी ओक्सिओनो को उसके नम्र व्यवहार के कारण बहुत अधिक पसंद करते थे। उसके साथी कैदी उसे सन्यासी या बाबा कहकर संबोधित करते थे। जब भी उन्हें जेल के उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी मांगे रखनी होती तो वे ओक्सिओनो को ही अपना प्रवक्ता नियुक्त करते। वह कैदियों के आपसी झगड़ों का निपटारा भी शांतिपूर्वक व न्यायपूर्वक किया करता। फिर भी इतने वर्षों में ओक्सिओनो के पास उसके घर व परिवार वालों की कोई खबर न पहुंची थी। उसे ये भी ज्ञात न हो पाया था कि उसकी पत्नी व बच्चे जीवित भी हैं या नहीं। एक दिन जेल में कुछ नए कैदियों को लाया गया। शाम को पुराने कैदी उन नए कैदियों के पास एकत्रित हुए और उनका परिचय प्राप्त करने लगे। ओक्सिओनो एक कोने में अकेला बैठा बैठा सभी कैदियों की बातें सुन रहा था। उन नए कैदियों में एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी था। उसकी आयु लगभग 60 वर्ष की रही होगी। वह पुराने कैदियों को बता रहा था कि उसे किस जुर्म के तहत सजा हुई है। दोस्तों, उसने कहा, मैंने सिर्फ एक घोड़ा लिया था जो कि गाड़ी में जुता हुआ था और मुझ पर उसे चुराने का आरोप लगा दिया गया। मैंने सिर्फ घर जल्दी पहुंचने के लिए उसे लिया था। बाद में मैं उसे जाने देता। इस सब के अतिरिक्त घोड़े का मालिक भी मेरी पहचान वाला था, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने एक बार वाकई में कुछ गलत किया था और मुझे यहाँ बहुत पहले से आ जाना चाहिए था, लेकिन उस समय कोई मुझे पकड़ ही नहीं पाया और अब जब मैंने कुछ भी नहीं किया तब मुझे यहाँ भेज दिया गया। खैर, कोई बात नहीं, मैं यहाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकूंगा। पर तुम आए कहाँ से हो? किसी कैदी ने पूछा। मैं व्लादिमीर से आया हूँ और मेरा नाम मकर सोमेनिक है। ये सुनते ही ओक्सिओनो ने चौंकते हुए उससे पूछा कि क्या वो व्लादिमीर में रहने वाले व्यापारी ओक्सिओनो व उसके परिवार वालों को जानता है? क्या वे अभी भी जीवित हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं उन्हें जानता हूँ। वे सब बहुत धनवान बन गए हैं, पर उनके पिता साइबेरिया में कैद की सजा भुगत रहे हैं। पर आप यहाँ कैसे आए बाबा? सोमेनिक ने पूछा। ओक्सिओनो अपने दुर्भाग्य के बारे में अधिक बात नहीं करना चाहता था। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं यहाँ पिछले 26 वर्षों से अपने गुनाह की सजा भुगत रहा हूँ। कैसा गुनाह? सोमेनिक ने पूछा, लेकिन ओक्सिओनो ने मात्र यही उत्तर दिया, शायद मैं इसी के योग्य हूँ। उसने और अधिक कुछ न कहा, परंतु पुराने कैदियों ने ओक्सिओनो के साइबेरिया आने के पीछे की घटना नए कैदियों को बताई।
उसके साथ होने वाले अन्याय के बारे में भी बताया। ये सब सुनते ही सोमेनिक बोला, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया वाकई। लेकिन अब आपकी उम्र क्या हो गई होगी बाबा? अन्य कैदियों को सोमेनिक के इस बर्ताव से बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे पूछा भी क्या वो ओक्सी ओनो को पहचानता है, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने कहा, अच्छा हुआ कि हम यहाँ मिले दोस्त। उसके इन शब्दों को सुनकर ओक्सी ओनो को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके मन में विचार आया कि हो न हो ये उस व्यापारी के हत्यारे को अवश्य जानता है, या शायद इसने उस घटना के बारे में सुन रखा होगा, या वहीं मुझे देखा होगा। ओक्सी ओनो ने कई तरह से उससे जानने का प्रयास किया कि उस व्यापारी को किसने मारा होगा। जब ओक्सी ओनो ने ये सब सुना तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया था कि सोमेनिक ही वह व्यक्ति है जिसने उस व्यापारी की हत्या की थी। ओक्सी ओनो वहाँ से उठा और चला गया। सारी रात वह सो नहीं पाया। वह बहुत ही दुखी था। तरह तरह के विचार और आकृतियाँ उसके मस्तिष्क में घूमने लगी। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद सताने लगी। उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे उसकी आंखों के आगे घूमने लगे। एक एक करके पुरानी स्मृतियां उसे परेशान करने लगी। उसे अपनी युवावस्था के दिन भी याद आने लगे। स्मृतियों में गोते लगाते हुए उसे वे पल भी याद आए जब वह आराम से सराय में बैठकर गिटार बजा रहा था और तभी पुलिस उसे पकड़कर ले गई। उसे अपने जीवन के गुजरे उन 26 वर्षों की सारी घटनाएं एक एक कर याद आने लगी। इस सब बातों और यादों से वह इतना परेशान हो गया कि उसके दिल में खुद को मार डालने का विचार आ गया। यह सब उस बुरे आदमी सोमेनिक की वजह से हुआ है, ओक्सी ओनो ने सोचा। उसे सोमेनिक पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था, इतना क्रोध कि वह उसे बदला लेना चाहता था। वह सारी रात ईश्वर से शांति के लिए प्रार्थना करता रहा, परंतु उसे चैन न मिला। दिन में भी वह सोमेनिक के आसपास भी नहीं गया, न ही उसकी तरफ देखा। ऐसे ही लगभग 15 दिन बीत गए। ओक्सी ओनो रात को सो भी नहीं पाता था। वह इतना परेशान हो गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऐसे में वह रात को जेल में इधर उधर चक्कर निकालने लगा। ऐसे ही एक रात जब नींद न आने के कारण वह जेल में इधर उधर टहल रहा था तो उसे कोठरी के किनारे पर थोड़ी मिट्टी एकत्रित हुई दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा, तभी गड्ढे में से सोमेनिक बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। ओक्सी ओनो को वहां खड़ा देखकर वह चौंक पड़ा। ओक्सी ओनो ने उसे अनदेखा कर वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन सोमेनिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बताया कि वह कोठरी के इस कोने में वह एक गड्ढा खोद रहा है। वह यहाँ से भाग जाना चाहता है। रोज निकलने वाली मिट्टी को वह अपने जूतों में भरकर बाहर सड़क पर खाली कर देता है जब सारे कैदियों को काम पर ले जाने के लिए जेल से बाहर निकाला जाता है। सोमेनिक ने ओक्सी ओनो को मुंह बंद रखने की चेतावनी भी दी। उसने कहा, यदि तुम अपना मुंह खोलोगे तो मैं तो मरूंगा ही, पर इससे पहले तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। यदि तुम चुप रहे तो तुम भी मेरे साथ आज़ाद हो जाओगे। ये सुनते ही ओक्सी ओनो गुस्से से कांपने लगा। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे यहाँ से बाहर जाने की कोई इच्छा नहीं है और तुम्हें भी मुझे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम तो मुझे बहुत पहले ही मार चुके हो और मैं तुम्हें बता दूं, मैं ऐसा करूं या न करूं, भगवान सब देख रहा है। अगले दिन जब कैदियों को जेल से बाहर ले जाया गया तो सिपाहियों ने ध्यान दिया कि कुछ कैदी अपने जूतों में से मिट्टी खाली कर रहे हैं। उन्हें पकड़ लिया गया और जेल की कोठरियों की तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर एक सुरंग पकड़ में आई। मामले की तहकीकात के लिए गवर्नर जेल में आया। उसने सभी कैदियों से प्रश्न पूछे, पर सभी ने एक ही उत्तर दिया कि उन्हें नहीं मालूम कि सुरंग किसने खोदी। जो कैदी जानते थे वो सोमेनिक को धोखा नहीं देना चाहते थे। अंत में गवर्नर ओक्सी ओनो के पास पहुंचा। उसे पूर्ण विश्वास था कि ओक्सी ओनो जैसा भला आदमी सत्य अवश्य बोलेगा, परंतु गवर्नर के प्रश्न पूछने पर ओक्सी ओनो चुप ही रहा। उसने सोचा कि जिसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया उसे सजा दिलवाकर मुझे क्या हासिल हो जाएगा। उसे उसकी गलतियों की सजा भगवान स्वयं देगा। यदि मैंने मुंह खोला तो ये लोग इसे जान से मार देंगे, और ये भी तो हो सकता है कि शायद मैं उसे गलत समझ रहा हूँ। मुझे ये सब करके अब कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ये सोचकर उसने सोमेनिक की ओर एक बार देखा और फिर गवर्नर से बोला, मैं आपको ये सत्य नहीं बता सकता। शायद ईश्वर ये नहीं चाहता कि मैं आपको सत्य बताऊं। आप जो चाहें मेरे साथ कर सकते हैं, मैं हर परिणाम भुगतने को तैयार हूँ। गवर्नर ने बहुत कोशिश की ओक्सी ओनो से सत्य उगलवाने की, परंतु सब व्यर्थ। इसलिए इस मामले को बिना किसी परिणाम के यूं ही छोड़ दिया गया। उसी रात जब ओक्सी ओनो अपनी जेल की कोठरी में लेटा लेटा ऊँघ रहा था, तभी कोई चुपचाप उसके पैरों के पास आकर बैठ गया। गौर से देखने पर ओक्सी ओनो पहचान गया कि ये तो सोमेनिक है। अब तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? ओक्सी ओनो ने पूछा।
अब यहाँ क्या लेने आए हो? सोमेनिक उठकर उसके पास आया और धीरे से बोला, इवान डिमिट्रिक, मुझे माफ़ कर दो। किस लिए? ओक्सियानो ने पूछा। वह मैं था जिसने उस व्यापारी की हत्या करके चाकू तुम्हारे बैग में छुपा दिया था। मैं तो तुम्हें भी मार डालना चाहता था, परंतु मैंने बाहर कोई आहट सुनी तो चाकू छुपाकर मैं खिड़की के रास्ते से बाहर भाग गया। ये सुनकर ओक्सियानो बिल्कुल चुप रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सोमेनिक उसके सामने घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाने लगा कि उसे माफ़ कर दे। भगवान के लिए ओक्सियानो उसे माफ़ कर दे। वह अपने सारे गुनाह कबूल करने को तैयार है। ऐसा करने से ओक्सियानो को रिहा कर दिया जाएगा और वह अपने घर वापस जा सकेगा। तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है, ओक्सियानो बोला, लेकिन मैंने यहाँ अपने जीवन के 26 वर्ष गुजार दिए बिना किसी गलती के। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी पत्नी अब जीवित नहीं है और मेरे बच्चे मुझे भूल चुके हैं। मैं अब कहीं नहीं जा सकता। सोमेनिक सर पटक पटक कर रोने लगा और माफ़ी की गुहार करने लगा। वह बोला, जब मुझे रस्सियाँ व जंजीरों से जकड़ा गया था तो वह तकलीफ भी इतनी नहीं थी जितना तुम्हें ऐसे देखने में हो रही है। सब कुछ जानते हुए भी तुमने मेरी रक्षा की। मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर दया करो। ये कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा। जब ओक्सियानो ने उसे रोते हुए देखा तो वह खुद भी रो पड़ा। भगवान तुम्हें माफ़ करेंगे, वह बोला। शायद मैं तुमसे कई गुना दोषी हूँ। ये शब्द कहते हुए